Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other debating and hot topic of the SST, that is also going to categorize in the history chapter number 14, March to Freedom. And in this chapter we are going to discuss about the revolutionary factors which affected the national movement of India. Because in last two previous chapters we have read about the political factor. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा रिवॉल्यूशनरी फैक्टर्स क्या थे और कैसे रिवॉल्यूशनरीज ने अपना योगदान दिया भारत की आज़ादी में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद डिस्कशन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फैक्टर्स. द ब्रिटिश often adopted the very harsh and very cruel measure to crush and pacify the Indians whenever they tried to raise their voice. और ये तो शुरू से था. Whenever we are going to raise or protest the Britishers use the brutal repression, cruel repression to us. Discriminatory policy they also adopted. So the young Indian always felt deep hatred to the Britishers. एक ना गुस्सा आ गया था यंग जनरेशन के अंदर, एक नफरत सी पैदा हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए. एंड दे ट्राइड कि ओवरथ्रो देम फ्रॉम द इंडिया. हमेशा उन्हें ये लगता था कैसे इंडिया से इन्हें बाहर भगा दिया जाए. बिकॉज ऑफ देयर क्रशिंग पॉलिसी, ब्रूटल पॉलिसी, यंग जनरेशन स्टार्टेड टू एजिटेट, दैट टू इन द वायलेंस. दे स्टार्टेड टू यूज द आर्म एंड वेपन टू क्रश द ब्रिटिशर्स. So these were the revolutionary factors when the revolutionary chose to throw the British out of India through the use of arms and weapons. And those young people who used the arms and weapons to get the freedom, they known as revolutionaries. उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं बेटा. Revolutionary factor was an important factor to get us the freedom. क्योंकि फ्रीडम बेटा सिर्फ किसी एक मेथडोलॉजी से नहीं मिली हमें. वी कैन नॉट से जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी और जस्ट बिकॉज ऑफ द सत्याग्रहीज वी गॉट द इंडिपेंडेंस. नो, इट वॉज द मिक्सचर ऑफ all the efforts, all the methodologies. So British were usually very harsh with the political activists. That's why the young generation first they started to take the initiative to use the radical measurement. After that they become the aggressive, then more aggressive. यंग जनरेशन ऑलवेज हैविंग द हॉट ब्लड, है ना, गर्म खून होता है और लगता है कि बस आज हम ये करके ही दिखा देंगे. एंड दैट्स वाई दिस यंग जनरेशन ग्रेजुअली मूव टू द आर्म्स एंड वेपन्स. कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो. ये स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने. ठीक है, तो यही कारण था कि ऐसे यंग लीडर्स बहुत सारे आगे आए जिन्होंने ये कहा कि ब्रिटिशर्स आराम से नहीं मानेंगे. We need to use the weapons. और जब उन्होंने ये वायलेंट मेथड यूज़ किया तो उन्हें ब्रिटिशर्स ने प्रिमिटिव, अनसिविलाइज, पता नहीं क्या क्या कहा. एंड दे यूज द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी अगेंस्ट दैम. दे स्टार्टेड टू ह्यूमिलिएट दोज रिवॉल्यूशनरीज हु कॉट बाय देम. जिनको वो पकड़ लेते थे ना बेटा, फिर छोड़ते नहीं थे. उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था. उनको नोज रब करवाई जाती थी, उनको क्रॉलिंग कराई जाती थी रोड्स पर. बट यंग जनरेशन कभी हिम्मत नहीं हारी उनने. जैसे आप लोग हिम्मत नहीं हारते, वैसे दोज यंग पीपल नेवर डिनाइड, और कभी उन्होंने बैक स्टेप्स नहीं लिया. एंड दैट्स वाई दोज यंग पीपल अर्न द ग्रेट रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस. और यही कारण था ना बेटा, सब उन्हें प्यार करने लग गए. रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इनटू टू फेसेस बेटा. The first phase, the first second decades, and the second phase is the third and fourth decades of the 20th century. ये दो decades में बटा हुआ था. Now working methodology of the revolutionary अगर हम चेक करते हैं, as I have stated you that those people were young people. So they noticed that the British did not heed to the peaceful petition of the political leader. उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि जो हमारे एल्डर लीडर्स हैं, जो प्यार से 3 P's में बिलीव कर रहे हैं, पिटीशन, प्रेयर, पीसफुल मैनर्स, उसको तो ब्रिटिश कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. उनके आगे कितनी भी पिटीशन करो, कितनी भी आप लेटर्स लिखो, कितना भी आप प्रेयर करो, वो आपकी कोई डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे.
इसीलिए उन्हें लगता था यंग जनरेशन को कि अगर इंडिया का वेलबींग चाहना है देन वी हैव टू ओवरथ्रो देम. एंड हाउ टू ओवरथ्रो देम, दैट दे नीड टू प्लान. But yes, of course, they organized the violent movement. For this purpose, they were always ready to do anything they could, including receiving foreign support also. So the revolutionaries wanted to strike the terrors in the British. कि जैसे ब्रिटिशर्स उन्हें डराते थे ना, तो वो भी चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनसे डरे. सो दिस इज ट्रू दैट द रिवोल्यूशनरी अडॉप्टेड वायलेंट मीन्स, बट दे वर नॉट सपोर्टर ऑफ वायलेंस. बेटा, नेवर. बेशक उन्होंने आर्म वेपन उठाए, बट वायलेंस को वो सपोर्ट नहीं करते थे. आर्म वेपन्स उठाए उन्होंने अपना रिवेंज लेने के लिए. आर्म्स वेपन उन्होंने उठाए अपने आप को सेव करने के लिए. दे बिलीव्ड इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. बहुत फर्क होता है वायलेंस को सपोर्ट करना और वायलेंट मीन को मजबूरी में उठाना. तो सेल्फ सेक्रीफाइस, वो बलिदान करने के लिए तैयार थे. दे टारगेटेड ओनली अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स, नॉट टू द एवरी ब्रिटिशर्स, एंड नेवर इंडल्ज इन द वायलेंस एक्टिविटी ओनली फॉर द सेक ऑफ वायलेंस. बस हमें वायलेंस करना है तो हम करते जाएं, नहीं. ऐसे अननेसेसरली उन्होंने कभी भी वायलेंस नहीं किया, कोई आर्म एंड वेपन इस तरीके से नहीं उठाया. बट ऑफ कोर्स they targeted those who always exploit them. So they had clear ideas in their minds how India should be administered after the freedom. पूरा क्लियर विजन उनके माइंड में बेटा चलता था, एक प्रॉपर प्लानिंग थी उनकी. Now we will discuss about the first phase of the revolutionary factor. अगर फर्स्ट फेज देखते हैं बेटा हम, so in this phase they were very active. And they were active chiefly in the Maharashtra, Bengal, Bihar and Punjab. They executed a number of revolutionary activities there. बहुत ज़्यादा activities यहाँ पे उन्होंने की and shook the foundation of the British government. नींव हिला के रख दी उनकी, which retaliated with repressive measure against them. और ब्रिटिशर्स तो ऐसे थे, जब भी उनके ऊपर कुछ आप करते थे ना, कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट लेते थे तो उन्होंने तो एक्सप्लॉइट करना था, हमें क्रश करना था, हमें ब्रूटल एक्सप्रेशन करना था, रिप्रेसिव मेजर्स करने थे. इट ऑफन सेंट दीज रिवोल्यूशनरी नो लॉन्ग मीन्स टू लॉन्ग सेंटेंसेस इन द जेल. क्या मिलता था इन रिवोल्यूशनरीज को? अगर ये पकड़े गए तो जेल में, अदरवाइज हैंग्ड टिल डेथ. These were the punishment, harsh punishment for these revolutionary. In April 1908, Kingsford, the magistrate of Muzaffarpur in Bihar, was attacked, but he escaped. In this case, Prafull Chakki and Khudiram Bose, these two were the revolutionary at that time. They were accused. The former committed suicide to evade arrest, while the latter was hanged to death. Khudiram Bose hanged to death. Prafull Chakki committed the suicide. In 1912, a bomb was thrown at Lord Hardinge in Delhi, but he escaped. For this act, 4 revolutionaries were hanged to death. From these two instances, we can see the British government came down very harshly. क्या किया था उन्होंने? जो आप सिर्फ एक ही पनिशमेंट दे रहे हो, हैंग टिल डेथ, बहुत हार्श जो कहते हैं ना ट्रीटमेंट उन्होंने रिवोल्यूशनरीज के साथ किया. द पनिशमेंट एक्सीडेड द एक्ट बाय ऑल अकाउंट्स. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी, वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मोहनलाल ढींगरा, मैडम भीकाजी कामा, so many people, Prafull Chakki, Khudiram Bose, then Bhai Parmanand, etc. They worked hard. They sacrificed their life for the freedom of India. There were number of revolutionaries who worked in other countries. ऐसे भी थे बेटा जिन्होंने इंडिया में ना रहकर बाहर से सपोर्ट इंडिया के लिए गेन किया, लाइक फ्रॉम यूएस, जर्मनी, इंडो चाइना, सिंगापुर, मिडल ईस्ट एक्सेट्रा. इन सबसे सपोर्ट गेन किया उन्होंने. एंड द इम्पॉर्टेंट वन ऑफ देम वर वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, मैडम भीकाजी कामा, देन आपके रास बिहारी बोस, देन अब्दुल्ला सिंधी,
they all gathered the support, emotional, economical, financial, social support from the outside of the country for the freedom of India. Now I am going to tell you about the Gadar party. One thing you have to remember, beta, Gadar party has not formed inside the India. It was formed outside the India in US and Canada. So आपको ये याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है कि वेयर वॉज गदर पार्टी फॉर्म्ड इन US एंड कैनेडा. एंड जिन्होंने इसकी फॉर्मेशन की, अमंग देम देयर वॉज लाला हरदयाल, भाई परमानंद, मोहम्मद बख्तुल्ला, सोहन सिंह भकना, एक्सेट्रा, मैनी मोर. These leaders decided to raise an armed rebellion, means turned into the violence. They collected money. Finance को collect करना उस समय बहुत बड़ी बात थी. Then when they got the finance, they started to buy the arms and ammunition for their rebel. They sent a large number of volunteers to India in 1915 to rise in a rebellion. सोचो, इतने सारे अपने वॉलेंटियर्स इन्होंने इंडिया में भेज दिए कि आप वहाँ पे जाके रिबेल करो. Though the Britishers came to know of the plan and foiled this attempt, the British arrested and executed many of the volunteers who tried to enter into the India. तो प्लान फेल हुआ, लेकिन एक अटेम्प्ट तो हुआ, एक स्पार्क तो इंडियन पीपल के अंदर आया ना कि दैट वी ऑल्सो नीड टू फाइट. So all these revolutionaries were fully devoted to the cause of our precious freedom, beta. They made the sacrifices of their lives. One name deserves specific mention as he remains a controversial figure even today in the modern time of India. और वो नाम क्या था और क्या है? That is विनायक दामोदर सावरकर. आज भी ये कंट्रोवर्शियल है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में ये नाम. Few people are not agreed to give Savarkar as a title of the revolutionary. Who was Savarkar? As an adolescent, he was engaged in the revolutionary movement in India. जब आप कहते हो ना बेटा हम टीनेजर में आ रहे हैं, हम थोड़े बड़े हो रहे हैं, जिस समय आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उस समय ये बच्चा जो बड़ा हो रहा था ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इंडल्ज था. When he went to the England in 1908 to study, he came to know the truth that the 1857 occurrence was not the Sepoy Mutiny. जब वो स्टडी कर रहे थे उन्होंने रिसर्च किया और वहाँ उन्हें पता चला कि ब्रिटिशर्स ने जो है बिल्कुल रॉन्ग डिक्लेरेशन दिया है. 1857 की भारत की क्रांति को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरे डॉक्यूमेंट्स में ये दिखाया है कि नहीं ऐसी तो कोई क्रांति नहीं हुई. इट वॉज जस्ट सिपाही म्यूटनी. कुछ सिपाही थे, उन्होंने कुछ विद्रोह किया सैलरी को लेके, कुछ आर्म्स को लेके, और वो हमने उन्हें समझा दिया. ही वॉज सरप्राइज्ड. व्हाट इज दिस? The world even didn't know about our 1857 revolution, as the British claimed. That's why he wanted that people should know, not only in India, into the world, that 1857 was the people's movement, not the Sepoy movement. He studied different books and documents in the library and wrote a book against this documentation of the Britishers. ये बेटा बहुत बड़ा योगदान है. आप देखो, आपको जो पढ़ाया जाएगा आप उसी को बिलीव करोगे ना. सेम एज उस समय ब्रिटिशर्स ने यही पढ़ाया कि 1857 में कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ सिपाही का विद्रोह हुआ था. बट ही रोट द बुक 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये बुक वीर सावरकर ने लिखी थी. द ब्रिटिश केम टू नो ऑफ दिस एंड बैन दिस बुक बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड. ऐसे कैसे लिख दिया इसने? पब्लिशिंग में आ जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा. However, Savarkar was able to smuggle this book out of England and got it published. It is due to his effort that we know the actual factor and actual account of our great 1857 revolution. वरना तो डॉक्यूमेंटेशन बेटा कुछ भी कह रहे थे, कितनी मुश्किल से स्मगल करके वो इस बुक को लेकर आए, इंडिया में और पब्लिश किया, तब जाके लोगों को पता चला ये हुआ था. 1857 was the people's movement, not the Sepoy movement. History teaches us that the British were not only the Sepoy movement, but also the revolutionary movement. 1857 was the people's movement. That's why he wanted that people should know, not only in India, into the world, that 1857 was the people's movement, not the Sepoy movement.
He suffered brutal atrocities when he was jailed. He was given 2 life sentences. एक बार आप दोगे आजीवन कारावास, उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली. इनह्यूमन सफरिंग की गई, उन्हें काला पानी की सजा दी गई. While in the jail, he wrote 10,000 line long poetry on the walls using the nails and other things and memorized it. Could you believe बेटा ये आज़ादी कैसे मिली है? उस बंदे को कितना टॉर्चर किया गया कि उसने 10,000 लाइन्स की लंबी पोएम हम लोगों के लिए लिखी. और किससे लिखी? अपने नाखून से पत्थरों पे लिखी. कभी कोयला मिल गया, कभी लकड़ी मिल गई, उसे खुरेद के लिखी, मेमोराइज किया. After release, he wrote a number of books. What made him a controversial figure was that he had differences of opinion with the Gandhiji. And he was also accused of his murder. But nothing could be proved. सोचो, काला पानी की सजा बर्दाश्त करने के बाद, वो सजा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता ब्रिटिशर्स की जेल में. वो रिलीज भी हुए, जिंदा रहे. बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने और बहुत सारे अदर लीडर्स जो थे उनके फेवर में नहीं थे, जो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ही वॉज द मर्डरर, बट प्रूफ नहीं कर पाए. His photograph hangs in the Indian Parliament to remember his contribution and sacrifices. आज़ादी के बाद हमने उनकी फ़ोटो जो है पार्लियामेंट में टांगी है, ये बताने के लिए कि भाई उनका योगदान कम नहीं था. अगर वो 1857 की क्रांति को रिवील नहीं करते तो शायद नेशनलिज्म का स्पार्क इंडियंस में और ज़्यादा उभर कर नहीं आता. सो दैट वाज द फर्स्ट फेज. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फैक्टर. आफ्टर गांधीजी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, जनवरी 1921 से एनसीएम चला था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. 1922 में ये विड्रॉ हो गया. अब क्या हुआ, जो पॉलिटिकल प्रोसेस था इट वाज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंस. सो द यंग पीपल ग्रू इम्पेशेंट. यंग पीपल को ये लग रहा था क्या है ये मूवमेंट आया, और जब मूवमेंट का सक्सेस होना था विड्रॉ कर लिया गया. इम्पेशेंट हो गए, नहीं ये ठीक नहीं है. We need to do some activities which fear, create the threaten to the Britishers. डर जाए हमसे Britishers. So revolutionary had participated in the Gandhiji's movement, but when it was called off abruptly, they started their activities once again. And this time they were more planned, more organized. And they wanted to overthrow the British government by use of force. कि अगर अब ये मॉडरेट फेस ये नहीं कर पा रहे लीडर्स कुछ, तो अब हम करेंगे. The centers of the revolutionary activities were especially Bengal, Maharashtra, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. ये स्टेट्स तो बेटा हमेशा से सेंटर रहे हैं एक्टिविटीज के. बहुत बड़ा योगदान है इन स्टेट्स का. द रिवोल्यूशनरीज डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस बट यूज्ड आर्म्स. अब आप कहोगे वायलेंस में बिलीव नहीं करते, आर्म्स को यूज करते थे. हाँ, आर्म्स यूज करना पड़ेगा ना. क्यों यूज करना पड़ेगा? वो ये कहते थे ये जो डेफ गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा, जिसे इंडियंस का दर्द बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा, प्रॉब्लम सुनाई नहीं पड़ रही, इनको जगाने के लिए ना बॉम्ब तो फेंकना ही पड़ेगा. आवाज जाएगी कान में, तब शायद इनका बहरापन खत्म होगा. दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ऐसा करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमें हैंग टिल डेथ मिल जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, या हमें क्रॉलिंग कराई जाएगी. नो, दे वर रेडी. मार देंगे ना, कोई बात नहीं, मर जाएंगे, पर आने वाली जनरेशन को कुछ दिखा जाएंगे. इन 1924 द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, it was formed by राम प्रसाद बिस्मिल जी, योगेश चटर्जी एंड सचिन सन्याल. इसको बेटा अच्छे से याद रख लो. इसे शॉर्ट फॉर्म में ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आगे भी जब आप बड़े होंगे तो ये ऐसे आ जाता है, हु फॉर्म द HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं. एंड इट्स फर्स्ट मेजर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वॉज द कांकोड़ी केस.
कांकोरी केस भी आपको पता होना चाहिए बेटा. In this case, what happened? A train which was carrying government treasury, it was looted at the Kankori village in Lucknow, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का ये छोटा सा गांव है लखनऊ में, कांकोरी. वहाँ पे ये गवर्नमेंट ट्रेन जा रही थी, उसमें गवर्नमेंट का खजाना था, इन्होंने लूट लिया. Consequently, Ram Prasad Bismil, Ashfullah Khan, Roshan Singh and Rajendra Lahiri were caught. पकड़े गए. और जब ये पकड़े गए बेटा, सो इन्हें क्या पनिशमेंट मिली? सेंटेंस टू डेथ. Many other revolutionaries too were sentenced to long terms of imprisonment. ऐसा हाल करते थे ये क्रांतिकारियों का. इन्हें भी फंड चाहिए था, फाइनेंस चाहिए था अपने आर्म्स को लेने के लिए. In 1928, the revolutionaries murdered J.P. Saunders. Now, who was J.P. Saunders? He was a police officer in revenge to the death of Lala Lajpat Rai. लाला लाजपत राय पे इन्होंने लाठी चार्ज किया था स्कल पे, और बुरी तरीके से उनका स्कल जो है डैमेज हो गया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई. सो जेपी सौंदर पे इसलिए इन्होंने अटैक किया, मर्डर किया. भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव एंड राजगुरु हैड टेकन पार्ट इन इट. They escaped to undertake revolutionary activities at other place. Now on 27 February 1931, Chandrasekhar Azad was in Alfred Park. ये कहानी आपको पता होनी चाहिए बेटा. वो एल्फर्ड पार्क में इलाहाबाद में है, यूपी में. वहाँ पे वो बैठे हुए थे. Where the police surrounded him. किसी गद्दार ने खबर दे दी कि वहाँ पर वो हैं, और उस पार्क को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया. He fought with the police and when he was left with only one bullet. बहुत ब्रेवली लड़े वो. जब एक ही गोली रह गई ना उनके पास, तो उन्होंने अपना नाम रखा था आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद. आज़ाद ही मरूंगा. So he fired it at his own temple and made the supreme sacrifices. वो गोली उन्होंने अपने आप को मार दी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आऊंगा. और जब तक वो जिंदा थे बेटा, ब्रिटिशर्स को उनकी मनमानी नहीं करने दी, तंग करके रखा था. सो दैट वाज द ग्रेट रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद. यू कैन सी इन द पिक्चर, सी द फेस ऑलवेज लाइक दैट, अपनी मूंछों को ताव देते हुए. अ लार्ज नंबर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कंटिन्यू टू टेक प्लेस. बहुत ज्यादा, कम नहीं हुई, बढ़ती गई. जितना किसी को मारा जाता था, जितना किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता था, उतना ही अदर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती थी. सूर्य सेन, he seized the armory and the city of Chittagong, that is now in the Bangladesh. Previously it was the part of the Bengal and ruled it for some time. सोचो, ये पूरा का पूरा चित्तगंग जो था, ये इन्होंने कैप्चर कर लिया था. यहाँ पे सारी आर्मरी थी, सारे आर्म वेपन्स थे. The women too were not far behind. आप सोचो सिर्फ जेंट्स ने ही काम किया? नहीं, women were also revolutionary. They helped the revolutionaries with shelter, food and information. You can see the faces. आप यहाँ देखिए, प्रीति लता वाडेडर, then after that कल्पना दत्ता, then दुर्गा भाभी. बेटा ये ना ऐसे इन्फॉर्मेशन पास करते थे, कभी रोटी में चपाती में इन्फॉर्मेशन लिख के पास करते थे, कभी रिवॉल्यूशनरीज को छुपा छुपा के दूसरे शेल्टर तक पहुंचा देते थे, फूड ट्रांसपोर्ट करते थे. सो विमेन ने भी रिवॉल्यूशनरीज का पूरा साथ दिया है. नाउ बेटा, देयर वर द टू ग्रेट विमेन रिवॉल्यूशनरी, दोज वर प्रीति लता वाडेडर एंड कल्पना दत्त, बोथ ऑफ whom वर sentenced टू द लाइफ imprisonment. दोनों को बेटा आजीवन कारावास मिला. एंड इवन दुर्गा भाभी, शी हेल्प भगत सिंह टू एस्केप फ्रॉम लाहौर आफ्टर द सौंदर्स मर्डर, बिकॉज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम टू मूवमेंट ऑफ एनी रेवोल्यूशनरी. तो उस समय उन्होंने भगत सिंह की हेल्प की थी वहां से निकलने की. द गवर्नमेंट क्रश द रिवोल्यूशनरी विद अ हैवी हेड. ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई वेलकम तो करने नहीं वाली थी रिवोल्यूशनरीज को. वो तो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के सजा लेकर आते थे. दे वर ऑफन एग्जीक्यूटेड एंड सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी.
और आपको पता है अगर उन्हें मिल जाता था ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट या जेल में डालना, तो उन्हें सेलुलर जेल में डाला जाता था। सेलुलर जेल जो है बेटा आपकी अंडमान में है, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, तो उसमें अंडमान आइलैंड में आपकी सेलुलर जेल है, जिसको क्या कहा जाता है, काला पानी। अब आप समझ लो इस नाम से एक जेल को अगर काला पानी कहा जा रहा है तो वहाँ पे कितना हार्श, हॉरिबल, इनह्यूमन कंडीशन रहा होगा उन कैदियों के लिए, उन रिवोल्यूशनरीज के लिए। यू इवन कुड नॉट इमेजिन बेटा, इतनी छोटी छोटी जगह होती थी जिसमें आप बोरे नहीं ठूसते, कई बार स्टेयर्स के नीचे थोड़ी सी जगह बच जाती है, उतने छोटे छोटे ये जेल होते थे। और पूरा ऐसे पाँव वाँव दबा के पूरा अंदर डाल दिया जाता था, बड़ी बड़ी चेन में इनको रखा जाता था, अंधेरे में रखा जाता था। वेरी इनह्यूमन कंडीशन। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस इन रिवोल्यूशनरीज ने किया है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेलुलर जेल हेयर। नाउ आई एम मूविंग टू वन केस स्टडी, द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस। आप ये वर्ड देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस। सो आई एम गोइंग टू रिसाइट फ्यू लाइन्स, और उन लाइंस के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको रिकॉग्नाइज करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। करता कदर देश भारत मही का, अगर अंश लेने के रिश्ते ना होते। आजाद होता वतन ना हमारा, अगर देश में कुछ फरिश्ते ना होते। था जन्मा किशन सिंह की गोदी में तारा, दिया सींच लहू से भारत की रेती। था वह भगत सिंह, लड़कपन से कहता, करूंगा पिताजी बंदूकों की खेती। ऐसे थे भगत सिंह। बेटा भगत सिंह को कोई ज़रूरत नहीं थी देश की आज़ादी के संग्राम में कूदने की। ही बिलोंग टू द वेरी नोबल, वेरी रिच फैमिली, एंड एट व्हाट एज ही हैंग्ड। जिस एज में वो थे ना बेटा, उस एज की यंग जनरेशन आज घूमती है, फिरती है, मूवीज देखती है, और उनके पास भी बहुत पैसा था, बहुत रिच थे। वो चाहते तो अपनी लाइफ आराम से एंजॉय करते। ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू टच देयर फैमिली, बट स्टिल he participated in the freedom movement. Bhagat Singh is described as the greatest martyr of the revolutionary movement. आज भी यंग जनरेशन की जबान पे अगर कोई कहते हैं ना आइडल फिगर, that is the Bhagat Singh. This is due to the fact that he willingly agreed to do something for the sake of our country, which would lead to the sure death. उन्हें पता था कि मैं मरूंगा, फिर भी उन्होंने ये काम किया। HSRA, जो पहले HRA राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बनाई थी ना, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA, ये आपसे पूछा जाता है। He formed in 1928. Three of its important leaders were Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and Sukhdev. On 8 April 1929, the HSRA decided to protest against the Public Safety Bill and the arrest of 31 labor leaders. क्योंकि वो बिल अच्छा नहीं था बेटा, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, वो बिल्कुल लोगों के खिलाफ था। और उस समय जिन्होंने भी इन्हें प्रोटेस्ट किया, 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट भी कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अब इन्होंने कहा हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रू 2 bombs इन द वेल ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो बॉम्ब ऐसे नहीं थे बेटा कि भाई कोई उसमें जो है इंजर्ड हो जाएगा, सिर्फ वो स्मोक छोड़ते थे। क्यों उन्होंने वो 2 बॉम्ब छोड़े जिसमें वो धुआं उड़ा, आवाज सी हुई? उनका एक क्लियर विजन था, टू मेक हियर द डेफ गवर्नमेंट। उनको सुनाई पड़े कि हम हैं जिंदा, इंडियंस हैं हम, हमें इंसानों की तरह ट्रीट कीजिए। आप बैक टू बैक क्या बिल लेकर आ रहे हैं, क्या एक्ट लेकर आ रहे हैं? दैट्स व्हाई ही थ्रू 2 bombs. They did not intended to injure or kill anybody. उसे मर भी नहीं सकता था कोई, ऐसे ही बम थे वो, ठीक है। After throwing the bomb, the 2 revolutionary kept shouting the slogans, इनकलाब जिंदाबाद। बेटा वो चाहते तो भाग जाते वहां से, उनका मोटिव तो पूरा हो गया था ना कि हाँ भाई बॉम्ब फेंक दिया, अपने पर्चे आपने रख दिए वहाँ पे लोगों को बताने के लिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे आपके पत्रकार भाई बहन भी थे। बट नहीं, वो भागे नहीं, वो उसी स्मॉग में, उसी धुएं में चिल्लाते रहे, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवोल्यूशनरी, एंड कोर्टेड अरेस्ट।
यही होगा ना, अरेस्ट कर लिया गया. They also showed leaflets. Leaflets said it is easy to kill individuals, but you cannot kill the ideas. Great empires crumbled with the ideas of survived. कितना बढ़िया लिखा था उन्होंने लीफलेट्स में, छोटे छोटे कागज पे ये स्लोगन लिखा था. आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ हम इंडिविजुअल को मार सकते हो, मारो. आप लोग एक एक व्यक्ति को मार सकते हो, लेकिन क्या व्यक्ति की सोच को मार सकते हो? जो सोच आज पैदा हो गई है कि हमें आज़ाद होना है, यू कैन नॉट किल दैट आइडिया. और अगर आपको लगता है दैट यू आर द ग्रेट एम्पायर, ये ब्रिटिशर्स के लिए नोटिस था. सो मैनी ग्रेट एम्पायर्स क्रम्बल्ड बट द आइडियाज सर्वाइव्ड. सोच तो देखो बेटा, विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये कभी नहीं मरती, ये चलती रहती है. विद द पासेज ऑफ द टाइम चेंज होती रहती है, बट एम्पायर आए गए चले गए. So that was written in the leaflets. After this, the number of other revolutionaries were also arrested. Bhagat Singh and B.K. Dutt had quoted arrested to make the court their platform to tell the people how the British government was treating the Indians brutally. उन्होंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया कि ऐसे हम हर एक तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पर बॉम्ब थ्रू करते हैं, लीफलेट के थ्रू हम अरेस्ट होते हैं, और अरेस्ट होने के बाद हमें बार बार कोर्ट में बुलाया जाएगा, और कोर्ट में इतने सारे लोग आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, हम अपनी बात रख पाएंगे, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा पाएंगे. और वो पर्पस सर्व करने के लिए उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाया. The large number of people saw them as their heroes. They were sentenced to life imprisonment for the act of throwing bombs. However, shortly afterwards, the British came to know that Bhagat Singh was involved in the murder of Saunders also. तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, इन्हें जो है आजीवन कारावास देने की बजाय चार्ज विद द मर्डर एंड हैंग टिल डेथ. और इन तीनों को फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव. इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग देम ऑन 24 मार्च 1931. अनाउंस हो गई डेथ कि इस दिन जो है इन तीनों को फांसी दी जाएगी. बट ब्रिटिशर्स प्लेड द डर्टी गेम्स. They were so scared that they hanged them on the evening before on 23rd March 1931. Not only this, they took out their dead bodies from the jail and cremated them on the bank of river secretly. Very brutal, very brutal. अगर फांसी की सजा 24 मार्च की थी तो तुम इतने डरे हुए थे कि तुमने 23 मार्च की शाम को फांसी दे दी, जबकि इवनिंग में नहीं होता ये रिचुअल. बट उन्होंने किया, और उसके बाद डेड बॉडी को फैमिली को भी नहीं सौंपा, चुपचाप से जेल की बैक साइड से नदी के किनारे जाके क्रिमेशन किया, नहीं किया, जला दिया. That was very wrong. That's why the Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, the greatest hero of the Indian generation. Now moving to the military factor. After this, the third important factor for the freedom movement was the military factor. Political हुआ, revolutionary हुआ, military factors. Perhaps this was the most potent cause why the British decided to leave India. This factor took place abroad as well as at home. मिलिट्री फैक्टर में क्या हुआ, हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की. सुभाष चंद्र बोस जो थे, he was the leader who decided to undertake the military campaign. उन्हें लगता था अपनी सेना बनाओ भाई, अपनी सेना बनाएंगे, मिलिट्री कैंपेन करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तभी लड़ पाएंगे. बहुत सारे स्लोगन उन्होंने दिए थे. कौन से स्लोगन थे? ईंट का जवाब पत्थर से दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो. बहुत सारे ऐसे स्लोगन जिन्होंने नेशनलिज्म का स्पार्क लोगों के अंदर डाल दिया. He was a member of Congress and served the president of Congress on 2 occasions also. But he was not satisfied with the working of Indian National Congress. So he formed his own separate party that was known as Forward Bloc. Again एक क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 मार्कर. Who formed the Forward Bloc? तो आपको लिखना है सुभाष चंद्र बोस. Now he started to pressurize the British government. When he was arrested in 1940, till then he was pressurizing the government. However, he escaped out of the country in a very dramatic act. कहते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री में 2 लोगों की बॉडी को रबड़ की बॉडी की तरह देखा गया है. एक आपके सुभाष चंद्र बोस और दूसरे आपके शिवाजी
छत्रपति शिवाजी। वो औरंगजेब की जेल से पता नहीं कैसे बाहर आ गए और ये अंग्रेजों की जेल से पता नहीं कैसे ड्रामेटिक कंडीशन में बाहर आ गए। द ब्रिटिशर्स वर सरप्राइज्ड, हैं ये क्या हुआ, हाउ? एट दिस टाइम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was going on and Bose, he wanted to take help of a country in his nationalist movement. अब उन्हें लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, उसमें जो जो कंट्रीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, यानी कि ब्रिटेन के अगेंस्ट हैं, उन कंट्रीज से सपोर्ट लो अपने आप को आज़ादी दिलवाने के लिए। सो ही अप्रोच रशिया बट इट सून जॉइन द अलाइज। लेकिन रशिया ने भी अलाइज को ज्वाइन कर लिया थोड़े दिनों बाद ब्रिटेन को। सो इससे उन्हें झटका लग गया। एट दिस बोस वेंट टू जर्मनी एंड मेट द हिटलर ऑल्सो। हिटलर वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी। ही एडवाइज हिम टू गो टू जापान बिकॉज जर्मनी वॉज फॉर अवे फ्रॉम इंडिया। उस समय हिटलर ने यही बोला कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, बहुत दूर है इंडिया यहाँ से, बट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ जापान। सो जापान वेलकम्ड द बोस। He was made the commander in chief of INA। अंडरलाइन करो बेटा अच्छे से, और इसको भी हमेशा याद रखना है। इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी और उसी के कमांडर इन चीफ वो थे। Now this army was formed with the Indian prisoners of war by Mohan Singh and Ras Bihari Bose। सोचो, जो इंडियन प्रिजनर्स रह चुके थे ना, उनको बनाया था, उनको मिलाकर ये सेना बनाई थी। इट्स स्ट्रेंथ वॉज अबाउट 45,000 ट्रूप्स, कम नहीं थे। बोस फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ब्रिटेन एंड ही गेव टू पॉपुलर स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मैंने बताया ना आपको, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब खून देने का मतलब ये नहीं है कि बेटा आप उनकी बॉडी में जाके ब्लड चढ़ाओ। खून देने का मतलब यह है यू विल बी रेडी, you should ready to sacrifice your life for this great purpose of freedom। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो मतलब अब यहाँ से दिल्ली पे कब्जा करना है हमने। तो इस तरीके की उन्होंने अपनी एक अंतरिम सरकार बना ली थी। कुछ एरिया को उन्होंने जीतकर अपने कंट्रोल में कर लिया था। द INA टुगेदर विद द जापानीज आर्मी अटैक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, गॉट सक्सेस इनिशियली। ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग के पीरियड में ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट इनके कब्जे में आ गया, धीरे धीरे ये दिल्ली भी पहुंच जाएंगे और ये भगा देंगे ब्रिटिशर्स को। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को बुरी हार का सामना करना पड़ा। याद आ रहा है आपको, जब यूएसए ने उसके 2 एरियाज जो थी आपके शहर, नागासाकी और हिरोशिमा, इस पे बॉम्ब अटैक, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था। सो जापान की डिफीट हुई तो जापान का सपोर्ट यहाँ से हमारे लिए ख़त्म हो गया। अब जब जापान का सपोर्ट नहीं मिला तो INA की कंडीशन वर्सन हो गई। When Japan surrendered, the INA too had to surrender. Many soldiers and officers of INA were taken to the prisoners of the war and brought to the Red Fort for trial. लाल किले पे लाया गया उन्हें। Bose took an aeroplane to escape from Singapore. After that, nothing is known about him. कहाँ गए बोस? आज तक नहीं पता। It is believed that he was killed in an aeroplane accident. कुछ लोग कहते हैं एरोप्लेन उनका क्रैश हो गया, बट ये कहा जाता है नहीं, उन्हें मारा गया वहाँ पे। The INA failed in its goal, but yes, it had a great impact on our national movement. बेशक फेल हो गई, लेकिन बेटा कहते हैं ना, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ही एक बड़ी फ्रीडम की तरफ जाते हैं। और ये कोई छोटा बेबी स्टेप नहीं था। एक आज़ाद हिंद फौज बनाना और उस फौज का ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ना, ये कोई छोटा स्टेप नहीं था। फेल हुए, लेकिन काफ़ी हद तक ब्रिटिशर्स की नींव को हिला के रख गए। Of all prisoners of war of INA, the British put 3 of them on the trial in the Red Fort. They were Shahnawaz Khan, G.S. Dhillon and P.K. Sehgal, among others. The Indian people raised their voice against the trial कि गलत है। Many prominent lawyers, including Jawaharlal Nehru, defended them. These officers were convicted and sentenced to death. आखिर उन्हें यही सजा मिली। However, under the popular pressure, they were not executed. लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला,
बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्हें फांसी नहीं दी गई। अब हम बात करेंगे मिलिट्री फैक्टर्स एट होम। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ विद द विक्ट्री ऑफ ब्रिटेन and its allied countries. Large number of Indian soldiers had sacrificed their lives in this war, but the British paid no attention towards their betterment. अब यहाँ पे गुस्सा और बढ़ गया। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 रही हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 रही हो, ब्रिटिशर्स रिक्रूटेड द इंडियन टू फाउट द वॉर, और उसके बावजूद आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। So the people rose in the revolt. In 1946, the ratings of the Royal Indian Navy rose in revolt at Bombay and other places. रॉयल इंडियन नेवी ने ही कर दिया रिवेंज, बदला लेना शुरू कर दिया, रिबेल कर दिया। द सिचुएशन हैड बिकम लाइक द वन इन 1857। ऐसा लग रहा था जैसे 1857 में शुरू हुए थे ना सिपाही लड़ना, वैसे यहाँ भी हो रहा है। द रेटिंग डिमांडेड बेटर वर्किंग कंडीशंस, कॉमन पीपल टू सपोर्टेड देम। द रेटिंग्स क्लैश विद द पुलिस, जिसमें क्या हुआ, 300 पीपल वर किल्ड। जब 300 लोगों को ब्रिटिशर्स ने मार दिया, देन दिस रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग सरेंडर्ड ओनली आफ्टर द कांग्रेस लीडर्स टॉक टू देम। अब क्या हुआ, पीपल वर चार्ज अप टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हड़ताल, प्रोसेशन, ये तो ऐसा लग रहा था हर दूसरे दिन यही काम चल रहा है। द ब्रिटिश फाउंड इट वेरी हार्ड टू डील विद देम, कि एक खत्म नहीं होती, दूसरी रिबेल शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी स्टार्ट हो जाती है। What happened at this time? The Indian Air Force and Indian Signal Corps of the Army too protested as they were unwilling to serve under the foreign masters. उन्होंने भी मना कर दिया, जी हमें नहीं करनी जॉब। The civil servants, हमें भी आपकी कोई जॉब नहीं करनी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। The Indian Postal Telegraph Department also observed a countrywide हड़ताल। In South India, what happened, जो इंडियन रेलवेज थी, they did not the same. Violence erupted at many places. अब क्या हुआ, साउथ में जाओ रेलवे बंद, यहाँ आओ टेलीग्राफ बंद, वहाँ जाओ इंडियन पोस्टल बंद, यहाँ जाओ सिविल सर्वेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट। The most important aspect of these protests and the हड़ताल was they were not led by any political leaders. अब ये जो one after another, one day after the another day जो ये रिबेल और प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, इसमें कोई बहुत ग्रेट पॉलिटिकल लीडर लाइमलाइट में नहीं था। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ये लोकल पीपल कर रहे थे, लोग अपने आप कर रहे थे। They had raised their voice spontaneously. अब ब्रिटिशर्स परेशान हो गए कि लोग ना जाग गए हैं भारत के, चुप नहीं बैठ रहे, इनको क्रश करते जाओ फिर उठ रहे। तो अब उन्होंने डिसाइड किया एक मिशन इंडिया भेजने का। दैट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। इन द व्यू ऑफ 3 फैक्टर्स, पॉलिटिकल, रिवोल्यूशनरी एंड मिलिट्री, द ब्रिटिश वर नो मोर एबल टू मेक मनी इन इंडिया। उन्हें लगा अब नहीं, जितना वेल्थ ड्रेन कर सकते थे हमने कर लिया इंडिया का, अब मुश्किल हो रहा है। सो दे रियलाइज्ड दैट इट वाज नो मोर पॉसिबल टू रूल इन दिस कंट्री। They could have to suffer an uprising like they had faced in 1857. कुछ तो हमें करना पड़ेगा कि अब ये अपराइजिंग जो है वो कम हो जाए या बंद हो जाए। सो कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। ईयर आपको याद रखना है। नाउ इस मिशन ने क्या ट्राई किया, टू फाइंड आउट द म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं बीच का, टू द इंडियन प्रॉब्लम, as the Muslim League wanted to separate the country for the Muslim and more princely states also. So princely state did not want to join the India. मतलब डिवीजन तो ये कर गए। मुस्लिम लीग कह रही है आज़ाद करो लेकिन 2 नेशन थ्योरी, एक इंडिया कर दो एक हमारा कर दो। प्रिंसली स्टेट के दिमाग में इन्होंने डाल दिया कि भाई आप देखिए आपको क्या करना है। सो अगर आप कैबिनेट मिशन को देखोगे ना, उसमें बेटा बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड किया गया था। सबसे पहले उन्होंने रिकमेंड किया इस कैबिनेट मिशन में, फेडरल गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर विच वुड ऑल्सो इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जो 2 लेवल की सरकार हो या उससे ज़्यादा लेवल की, जैसे अभी हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उस समय भी इन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट में अलग हो जाएगी और सेंटर में अलग सरकार कर लेते हैं।
Federal government should look after important matters, defense, foreign affair, communication. Communal problems should be settled by the concerned communities. Provinces should be organized themselves into the group. Antrim government should be formed comprising the representative of all prominent political party. मतलब इनका ये देखो, ये हमें दे क्या रहे हैं. उस लेवल पे जब भारत में बहुत ज़्यादा आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही है, उस समय आप हमें चॉकलेट दे रहे हो या लॉलीपॉप, क्या हम चुप हो जाएं? Was this the reform? Do you think बेटा कि at this stage when we also feel that no longer the Britishers will remain in India, हमें भी ऐसा लग रहा था कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी, और उस समय ब्रिटिशर्स ये सुधार कर रही है कि चलो थोड़े मैटर पे आप गवर्नमेंट चला लो, थोड़े पे आप जो है ग्रुप बना लो, थोड़े पे अंतरिम सरकार बना लो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, एक ड्राफ्ट करना शुरू करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और ऐसे ऐसे कर लो. क्या है ये? हम आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? हम आपको कह रहे हैं आप जाओ, टाटा बाय बाय. अब हमें दे क्यों रहे हो? जब देना चाहिए था तब दिया नहीं, और अब आप हमें कुछ रिफॉर्म्स दे रहे हो. सो व्हाट हैपेंड? इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस इन जुलाई 1946. ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये सही कह रही है, ये तो गलत है नहीं भाई. हमें अपने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखना है, और हम पहले से लिख भी रहे हैं. होम रूल लीग भी हमने बनाया था, स्टार्ट भी किया हमने. हम बना लेते हैं अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बनाते हैं अपने देश के लिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं. इलेक्शन करवाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए. अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन 1946 में हुए, कांग्रेस वन 199 सीट्स, मुस्लिम लीग वन 73. अंतरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड. अब ये अंतरिम मतलब लोकल, इंटरनली जो बनाई गई थी वर्किंग गवर्नमेंट. हेड बना दिया जवाहरलाल नेहरू जी को. जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम ही वाज नॉट द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे. मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन इट. इन्होंने मना कर दिया, ना ना हम नहीं मानते इसे. मुस्लिम लीग ने अब अपनी डिमांड तेज कर दी, टू नेशन थ्योरी, हमें नहीं इंडल्ज होना, हमें अपना देश दे दो. बस ये टू नेशन थ्योरी जो थी ये तो वायलेंस में आ गई. इट फिक्स 16 अगस्त 1946. ये डेट भी याद रखनी है बेटा आपको. ये डायरेक्ट एक्शन डे की डेट रख दी गई थी. डायरेक्ट एक्शन डे मतलब ये अनाउंस किया गया था मुस्लिम लीग की तरफ से कि अब से बात सिर्फ और सिर्फ अपने देश की होगी, यानी टू नेशन, इंडिया और दूसरा जो बनेगा वो पाकिस्तान. जब डायरेक्ट एक्शन डे की बात होगी कि डायरेक्ट एक्शन करो, अपने देश के लिए लड़ो, तो क्या है ये? डायरेक्ट वायलेंस है. बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हुए, वाइड स्प्रेड वायलेंस, एंगर्स. कंट्री तो सिविल वॉर में आ गई. एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन declared on 20th February 1947 the Britain would leave India by June 1948 in any case. ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, इन्होंने बोला जून तक आप खाली कर दो देश, किसी भी हाल में जून 1948 तक आपको इंडिया छोड़ना है. बट इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ये हुआ उससे पहले. लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना बेटा, वो इंडिया आए. ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. न्यू वॉइस राय बनकर आए थे. जून 1947 ही प्रपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया कि अब बहुत हो गया, मुस्लिम लीग मान नहीं रही है तो बंटवारा कर लो, हम इंडिया को आज़ाद करेंगे, टू नेशन थ्योरी पे करेंगे, एक पाकिस्तान बनेगा और एक इंडिया बनेगा. बट द कांग्रेस लीडर डिसाइडेड अदरवाइज. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया टू इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान. अब अगर आप बात देखोगे ना बेटा, हम बोलते तो हैं कि दो देश बने, लेकिन आप देखिए 3 टुकड़े हुए थे भारत के. दिस वॉज पाकिस्तान, दिस वॉज पाकिस्तान, जिसको आज आप बांग्लादेश कह रहे हो ना. This was the East Pakistan, this was the West Pakistan, and in between there was the India. और बाद में यही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना. तो आप देखिए भारत के कितने टुकड़े हुए. कहने को इंडिया पाकिस्तान करते हैं. The British policy divide, rule
had taken its toil. और बहुत अच्छे से वो अपना गेम खेल के गए थे. और this was how on 15th August 1947 we got our precious freedom, but with a painful partition. पार्टीशन जो अक्कर हुआ वो गलत लाइन पे अक्कर हुआ. ये पार्टीशन हुआ ये रिलीजन के नाम पे हुआ, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हुआ. The large number of the Muslims migrated, Hindu migrated from one country to another. लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें. Largest migration of people ever done. Communal violence took place, more than 5 lakh people. Large number of Muslims did not accept Pakistan as their home and stayed back in India. बहुत सारे मुस्लिम्स ने मना कर दिया, हमने नहीं जाना, हम इंडिया में ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे. एक जगह पे आप इतने साल से रहते हो और आपको एकदम से कह दिया जाए जाओ. सोचो बेटा, जिसका यहाँ पे खेत रहा होगा या घर रहा होगा, बीच में से लाइन आ गई, एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा यहाँ, तू भाई इधर चल तू भाई इधर चल. व्हाट इज दिस? लेकिन हुआ पार्टीशन. नोइट पे चलते हैं बेटा. इन 1947 पाकिस्तान वॉज इन 2 पार्ट्स. मैंने आपको पहले भी बताया, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान. लेटर ईस्ट पाकिस्तान मीन्स द ईस्ट बंगाल बिकेम द इंडिपेंडेंट country, that is बांग्लादेश in 1971. तो देखो आज़ादी ने कहीं ना कहीं भारत के 3 टुकड़े कर दिए. इस आज़ादी में बेटा बहुत बड़ा पार्टीशन में बहुत कम्युनल राइट्स हुए, बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी गई, बहुत ज़्यादा लोग जो है अपने देश को छोड़ना भी नहीं चाहते थे. बट पार्टीशन वॉज द पार्टीशन, द सीवियर पेनफुल थिंग. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. What we have discussed in this chapter, the revolutionaries were young people who wanted to throw out the British out of the India by force. In the first phase of the revolutionary factor, we have discussed that revolutionary worked inside and as well as the outside of the country. Second phase of the revolutionary factor led by the leaders like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Sukhdev, who still became the prominent figure for the young generation in India. The revolutionaries were inspired to make self-sacrifices for the sake of motherland. अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने के तैयार थे. The Indian National Army under the command of Subhash Chandra Bose played a vital role in the national movement on the foreign soil. Then the revolt by the rating of the Royal Indian Navy, in addition to the other revolt, made the British realize that now no longer they can stay in India. Cabinet mission plan allowed India to have its own constitution, and finally India achieved its precious freedom on 15th August 1947, but with the pain of partition. So I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.